नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा जो थी अपनी क्लास जो चल रही थी वो अम्ल, सार और लवण के बारे में थी। आज उसका तीसरा पार्ट जो है वो मैं लेके आया हूँ। इसमें जो है अपन अम्ल सार के बारे में जो अपन ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज जो पढ़ेंगे वो है कि अम्ल और सार जो है वो किस तरह से उनकी जो स्ट्रेंथ जो है वो कैसी होगी, तो उसका पता लगाने के लिए हम जो यूज करते हैं वो कुछ सूचक यूज करते हैं जिससे ये पता लगता है कि वो अम्ल है या सार है, ठीक है। तो सूचक वे होते हैं वो जो अम्ल और सार की उपस्थिति में अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं, वे कहलाते हैं सूचक, ठीक है। इंडिकेटर जिनको कहा जाता है, ठीक है। तो सूचक के बारे में अपन देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सूचक हैं जिनके से अपन ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी विलयन कैसा है, अम्लीय है या सारीय है। दूसरी बात, अगर सपोज मान लो अपने पास में बहुत सारे अम्ल अपने को दे रखे हैं और उनमें से पता लगाना है कि ये जो अम्ल है वो सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा होगा, तो इसका पता लगाने के लिए अपन जो है वो पीएच स्केल को यूज में लेते हैं। पीएच स्केल जो है वो एक स्केल होती है, वो ये बताती है कि कोई भी अम्ल जो होगा या सारक जो होगा वो कितना पावरफुल है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इससे अपन को ये पता लगता है। तो पीएच स्केल जो होती है वो इसकी स्ट्रेंथ को बताती है, ठीक है, कि वो कितना वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पीएच जो वैल्यू जो होती है उसके आधार पे अपन बताते हैं कि कौन सा अम्ल या सारक कितना स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ठीक है। और दूसरी चीज जो होती है, लवणों के बारे में भी जानकारी मिलती है कि लवण जो होते हैं उनकी पीएच जो रहती है वो 7 पे रहती है, ठीक है। तो वो अपने को यहाँ पे जानकारी मिलेगी इस पीएच स्केल से, ठीक है। तो आज जो है वो पहला है वो है पीएच स्केल। देखो, पी का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर हाइड्रोजन आयंस। ये जो है वो हाइड्रोजन आयन के जो है सांद्रता उसको ये नापती है। एक ये स्केल है, ठीक है। वो स्केल जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो विलयन का कलर आता है। एक स्ट्रिप होती है, उस पर अलग अलग कलर दे रखे हैं। जिस तरह से फेयर एंड लवली वाली जो आती है स्ट्रिप कितना गोरा हो चुका है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी स्ट्रिप आती है जिसमें अलग अलग कलर होते हैं। फिर एक पेपर आता है, उस पेपर को क्या किया जाता है, विलयन में डुबाया जाता है और विलयन में डुबाने के बाद में उस पेपर को जब बाहर निकाला जाता है, सूखने के बाद में फिर देखा जाता है कि उस विलयन जो पेपर का कलर जो है वो किस कलर से मैच कर रहा है। जहां से वो मैच करता है वहां पे उसकी वो पीएच होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पीएच स्केल है, ठीक है। पीएच स्केल जो है वो किसको नापती है, ये अम्लता और सारीयता को नापती है कि वो विलयन जो होगा वो कितना अम्ल होगा या सारीय होगा, ठीक है। उसको ये नापती है कौन, पीएच स्केल नापती है। दूसरी बात जो है वो उसमें कि ये किसको नापती है, ये विलयन में उपस्थित, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापती है कि विलयन में उपस्थित जो है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा विलयन जो होगा वो अम्लीय होगा, ठीक है। दूसरी चीज जो होती है, ये हाइड्रोजन आयन में क्या होता है कि 1+1 पीएच इजिकल टू जो होता है वो होता है लॉग, नेगेटिव लॉगरिज्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होती है वो होती है H प्लस आयन को नापता है। और दूसरा जो होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है। लॉग जो होती है वो हाइड्रोनियम आयन को नापता है, ठीक है। 1 हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सांद्रता नापता है, ये इसकी सांद्रता नापता है, ठीक है। ये अपॉन में है 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव लॉगरिज्म जो है वो इसको नापता है कि भाई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन आयन जो है वो जैसे ही हाइड्रोजन आयन जो है वो वाटर के साथ में, क्योंकि जलीय विलयन में ये सारी होता है, जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो वाटर से रिएक्शन करके ये बनाता है H3O प्लस, जिसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि H प्लस जो होता है वो सामान्यतः हाइड्रोनियम आयन जो होता है उसके अंदर ये रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन जो के रूप में रहता है H प्लस है। अब जैसे पीएच स्केल जो है वो कैसी होती है, पीएच स्केल जो है वो यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है।
और इसका मिड पॉइंट जो होता है वो होता है 7। मिड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, इसका 7 होता है। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, इधर जो होती है वो OH आयन की कंसंट्रेशन होती है। स्टार्ट जो होती है वो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 और लास्ट जो होता है वो होता है 14। ठीक है, यानी 14 तक इस पे दे रखे होते हैं, यानी 14 तक ये मेजर करती है। जितना इस तरफ जो है 7 पे जो होता है वो होता है उदासीन। 7 पे जो होगा वो कैसा होगा, उदासीन होगा। तो 7 पे रहता है उदासीन। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, न्यूट्रल होता है। दूसरा, अगर अपन इस तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो अम्लीयता में वृद्धि होती है। अम्लीयता में वृद्धि होती है, इंक्रीज होगा। ठीक है, एसिडिटी जो होगी वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। और अपन इस तरफ बढ़ते हैं तो क्षारीयता में वृद्धि होती है, में वृद्धि होती है। ठीक है, यहां आप देखोगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जहां अधिक है, जहां H+ आयन अधिक है, वो ज्यादा अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो अगर ज्यादा है, ठीक है, या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है, वो क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, और जहां पे H+ आयन की सांद्रता सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन कम है, तो वो कम अम्लीय होगा। ठीक है, यानी जो अम्लता रहती है वो रहती है 7 से कम। यानी अम्लता अपन कह सकते हैं कि अम्ल जो होगा, अम्ल उसकी पीएच जो होगी वो 0 से 7 के बीच में होगी। ठीक है, सारी है, सारक है। ठीक है, तो उसकी पीएच जो होगी वो 7 से 14 के बीच में होगी। और अगर उदासीन है तो उसकी पीएच जो होगी वो कितनी होगी, 7 पे होगी। उदासीन जो होगा उसकी पीएच कितनी होगी, 7 पे होगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर जिसकी पीएच 1 है, ठीक है, और जिसकी पीएच जो है वो 4 है सपोज, तो इन दोनों में से जो अम्लीय ज्यादा होगा वो होगा 1 वाला। ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि पीएच जिसका कम है, ठीक है, वो ज्यादा अम्लीय होगा, और पीएच जिसका ज्यादा है वो कम अम्लीय होगा। तो ये ज्यादा अम्लीय है और ये कम अम्लीय है। कम अम्लीय। तो जिनकी पीएच जो होती है वो 1 से 7 के बीच में है, ठीक है, 1 से 7 के बीच में वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, 1 के मुकाबले हम अगर देखें तो ये सबसे ज्यादा अम्लीय होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये ज्यादा अम्लीय है, ज्यादा अम्लीय, और यहां पे देखेंगे तो कम अम्लीय, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखो यहाँ पे कम हो गई है, इतनी है, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखे तो ये ज्यादा सारी होगा, यहाँ पे 14 वाला जो होगा वो ज्यादा सारी है। ठीक है, और यहाँ पे देखे तो ये जो होगा यहाँ पे वो होगा कम सारी है। तो सार तो होते हैं, सार के अंदर ये है कि अगर ज्यादा होते हैं, अगर 8 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है, 9 वाला, 10 वाला, 11 वाला, 12 वाला, तो 12 वाला ज्यादा सारी होगा किसके, 9 वाले के मुकाबले में।
10 वाला ज्यादा क्षारीय होगा, ठीक है, 9 वाले के मुकाबले में। 11 वाला ज्यादा क्षारीय है 10 वाले से, ठीक है, तो 14 वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, 4 वाला जिसकी पीएच 4 है विलियन की, अगर उसकी अम्लीयता 1 से क्या होती है, कम होगी, ठीक है। 4 वाला कम अम्लीय है, 1 वाला ज्यादा अम्लीय है। 4 वाला कम अम्लीय है और 1 वाला क्या है, ज्यादा अम्लीय। तो इसके आधार पे जो विलियन की, किसी भी विलियन की क्या बता सकते हैं अपन कि वो कितना अम्लीय है या कितना वो क्षारीय है, ठीक है। तो अम्ल क्षार की अगर स्ट्रेंथ का पता लगाना है, ठीक है, कि वो कितने अम्लीय होंगे और कितने क्षारीय होंगे, तो वो पीएच स्केल से लगाया जाता है, ठीक है। तो पीएच स्केल अपने को अम्ल और क्षार की बारे में जानकारी देती है कि वो कितने ज्यादा अम्लीय होंगे या वो कितने ज्यादा क्षारीय होंगे, ठीक है। अपने को अगर 2-3 विलियन भी दे दे, ठीक है, अम्लीय वाले, और उसमें बताए कि किसी की पीएच 3 है, किसी की पीएच 5 है, किसी की पीएच 6 है, ठीक है, जो 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 सबसे 3 वाला होगा वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। उसके बाद में 5 वाला जो होगा वो कम अम्लीय होगा, 6 वाला जो होगा वो उससे भी कम अम्लीय होगा। लेकिन अपने को 8 वाला सॉल्यूशन दे और एक 12 वाला सॉल्यूशन दे और पूछे कि इसमें से क्षारीय सबसे ज्यादा किसकी प्रकृति है, तो 12 वाले की क्या होगी, क्षारीय प्रकृति ज्यादा होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके अंदर, अम्ल के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन आता है कि पीएच जो है वो किसी विलियन की अगर 2 है 3 है, ठीक है, तो इन दोनों में कि ज्यादा अम्लीय कौन होगा, ठीक है, तो आपको जो कम वाला होगा वह अम्लीय ज्यादा करना है पीएच के हिसाब से। पीएच स्केल होती है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापती है, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन मिलेंगे वो ज्यादा ही क्या होगा, अम्लीय होगा। नेक्स्ट है, कुछ जो पीएच जो होता है वो बैटरी में अम्ल जो होता है वो होता है H2SO4, ठीक है। जो HCl है जटर अम्ल, ठीक है, वो HCl होता है। तो इनकी पीएच जो होती है वो 1 से लगाकर इसकी होती है, ठीक है, 1.2 से 2 पॉइंट जो होती है वो HCl की होती है। 2.2 से लगाकर 3 पॉइंट में नींबू का रस जो होता है सिरका, जिसको बोलते हैं अपन एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है इसके अंदर, एसिटिक एसिड। 3 से 3.9 में संतरे का रस, सोडा, कुछ दांतों को साफ करने वाला विलियन और वाइन शराब जो होती है वो अम्लीय होती है, ठीक है। फिर है पीएच जिसकी 4 से 4.5 होते हैं वो टमाटर सॉस है, ठीक है, और बियर। 4.5 से लगाकर 5.5 में अपनी लार, तो लार के अंदर ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी का ये कॉफी के अंदर ये जो होती है काली कॉफी, ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला है, ठीक है। लार का पीएच कितना होता है, ठीक है, तो 6.4 से 6.6 के बीच में। गाय का दूध मिल्क जो होता है, ठीक है, उस मिल्क का पीएच भी कितना होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया मिलेंगे, लैक्टोबैसिलस। फिर है उदासीन, ये कई बार पूछा जा चुका है। शुद्ध जल, शुद्ध जल, अशुद्ध जल, इनका पीएच जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है। जठर रस में इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा जठर रस वाला, ठीक है। उसके बाद में जो है वो ये लार वाला, ठीक है, और ये, और जो है मानव के जो रक्त का पीएच जो होता है वो कितना होता है, मानव के मूत्र का पीएच जो होता है वो कितना होता है, वो 7.3 से 7.5 के बीच में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी मानव रक्त का पीएच जो है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। मानव का मूत्र जो होता है वो भी कैसा होता है, क्षारीय होता है। उसके बाद में समुद्रीय जल जो है पीएच उदासीन करने वाले दंत विलियन जो है वो कितने हैं, उसका पीएच 8 होता है। बेकिंग सोडे का जो पीएच जो होता है वो कितना होता है, 9.2 होता है। और जितने भी सोडा पे आते हैं उनका भी कितना होता है, 9.2 होता है। जो प्रति अम्ल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, उसका पीएच जो होता है वो कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। दांतों के उपचार में जो किए जाने जो होते हैं प्रयुक्त जो सारी जो करते हैं उपयोग में, ठीक है, वो जो होता है उसका पीएच जो होता है वो 11 होता है। साबुन का पानी, ये आ सकता है, साबुन का पानी, उसका पीएच जो होता है वो 12.5 होता है। और सबसे लास्ट जो है वो NaOH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी सबसे ज्यादा क्षारीय जो होता है वो NaOH होता है। ठीक है, तो ये NaOH जो है वो सबसे ज्यादा क्षारीय है। ठीक है, और इधर H2SO4 और HCl जो है वो ज्यादा अम्लीय है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके माध्यम से जो है वो इंपॉर्टेंट में मैंने आपको बताया। ठीक है, कि लार वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में जो बैटरी में पूछे जाते हैं जठर रस में HCl वाला, ठीक है, अपने पेट के अंदर जो जठर रस ये आमाशय में निकलता है। कहां पे निकलता है? आमाशय में। ठीक है, आमाशय में कौन सा जो निकलता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। उसका पीएच जो होता है 1.2 से 2 के बीच में होता है। ठीक है, अशुद्ध जल का या शुद्ध जल का या प्योर वाटर जो है उसका, ठीक है, प्योर वाटर के अंदर जो होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, और प्योर वाटर जो होता है ये विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते। तो ये है कुछ पीएच के बारे में। नेक्स्ट है पीएच का अपने डेली लाइफ में क्या यूज होता है, दैनिक जीवन में क्या महत्व है पीएच का। देखो, पहली चीज जो होती है कि जो जितने भी सजीव है या पेड़ पौधे हैं वो एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज मान लो अभी अपने रक्त का एक पीएच लिया, बताया, मूत्र का पीएच बताया, अगर यहाँ पे पीएच की वैल्यू में अगर अप एंड डाउन होते हैं तो सीधी सी बात है अंदर कोई ना कोई क्या चल रहा है? डिसऑर्डर चल रहा है। ठीक है, तो पीएच जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पीएच, क्योंकि पर्टिकुलर पीएच पे ही क्या करते हैं जो जीव जंतु जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो पर्टिकुलर पीएच पे क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। या पेड़ तो होते हैं वो पर्टिकुलर पीएच पे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। अगर कम ज्यादा पीएच होगी तो वो जो होते हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो पीएच की संवेदनशील होते हैं। बहुत सारे पेड़ और पशु जो होते हैं पीएच के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। मतलब पीएच अगर चेंज होगा तो उनमें भी बदलाव आएगा। ठीक है, दूसरा होता है हमारे शरीर में जो पीएच हो वो कितना है ये याद रखना है। 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है, यानी हमारा शरीर जो है वो 7 से 7.8 पीएच पे क्या करता है? कार्य करता है। कम ज्यादा होगा इसका मतलब प्रॉब्लम है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच प्रास पे में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, यानी इसी प्रास पे वो क्या हो सकते हैं? वो जिंदा रहते हैं। जब नदी का पीएच की अम्लीय वर्षा, देखो अम्लीय वर्षा क्या है? ठीक है, यानी जो वर्षा है उसके साथ में अम्ल का आना। ठीक है, बरसात में जब बरसात होती है, ठीक है, तब अम्ल जो होता है वो उसके साथ में आता है। अम्ल जो आता है उसका कारण जो है अम्लीय वर्षा का, अम्लीय वर्षा उसका मेन कारण है एक तो पॉल्यूशन, प्रदूषण से जो गैसें निकलती है, ठीक है, SO2 है, NO2 है, ठीक है, ये गैसें निकलती है, ये वायुमंडल में पहुंचती है, वायुमंडल में जाती है। वायुमंडल में सब जल से क्रिया करती है, और जल से क्रिया करके ये बनाती है क्या? H2SO4 बनाती है। ठीक है, प्लस HNO3 बनाती है। ठीक है, ये वर्षा के साथ में जमीन पे आते हैं। ठीक है, और इसी जो वर्षा को अपन कौन सी वर्षा कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण के कारण जो SO2 NO2 जो होता है वो जब निकलते हैं वो वायुमंडल में पहुंचते हैं, जल वाष्प से क्रिया करके ये क्या बना देते हैं? H2SO4 बना देते हैं, HNO3 बना देते हैं, और ये वर्षा के साथ में जो होते हैं वो जमीन पे आते हैं। और जब ये ऐसा पानी, ऐसी बरसात जलाशयों में जब पानी जाएगा इसका, तो वहां पे भी क्या होगा? पीएच की वैल्यू डाउन हो जाएगी। देखो मैं बोल रहा हूं अभी पीएच की वैल्यू डाउन हो जाएगी, यानी वो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो नदी में जलीय जीवधारी जो रहते हैं वो उत्तरजीविता कठिन हो जाएगी, मतलब उनका जीना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर पीएच पे ही क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, या पे अपना ब्रीडिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो वहां पे खा नहीं पाएंगे। ठीक है, रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, और अंत में उनकी क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है, या दूसरी जगह वो क्या कर सकते हैं? माइग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी उपज के लिए पौधे की वृद्धि के लिए विशिष्ट पीएच प्रास की आवश्यकता होती है। यानी पौधा जो है, अभी बताया आपको कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी पर्टिकुलर पीएच पे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, यानी उनकी उतनी ही पीएच प्रास होगी, संकीर्ण प्रास जो होती है, और वहां पे वो ग्रो करेंगे, उससे कम ज्यादा होगी तो पौधे की ग्रोथ में क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट पड़ेगा।
नेक्स्ट उर्वरक। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मृदा जो हो रही है वो कैसी हो रही है, अम्लीय हो रही है। देखो उर्वरक को बोला जाता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर एक रासायनिक पदार्थ होते हैं, फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर जो है वो क्या है, रासायनिक है, रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, संश्लेषित होते हैं, यानी संश्लेषित है, ठीक है। जब छिड़काव करते हैं, ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए अच्छा नहीं है, पौधों की वृद्धि के लिए अच्छे नहीं होते क्योंकि इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। मृदा का उपयोग की वृद्धि के अनुरूप होता है, ठीक है, कि उचित मात्रा में मृदा का परीक्षण के उपरांत कुछ सारकों जैसे क्विक लाइम, अच्छा अगर कोई जमीन अम्लीय है तो उसको अम्लता को दूर करने के लिए यहाँ पे क्विक लाइम को, जो क्विक लाइम जो है वो क्या है, क्विक लाइम जिसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CaO। या तो ये इस्तेमाल करते हैं चूना, ठीक है, और दूसरा या फिर करते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ, ठीक है, चूना। उसका फॉर्मूला जो होता है वो CaOH ब्रैकेट 2 होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका फॉर्मूला होता है। तो इनका पाउडर, इनका जो स्प्रे बनाकर फिर जमीन पे इसका छिड़काव किया जाता है जिससे उसकी अम्लता दूर हो जाएगी। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, वो उदासीनीकरण जो है अभिक्रिया होगी, क्योंकि जमीन जो है वो अम्लीय हो चुकी है, ठीक है। जब उस पे क्या करेंगे अपन, चूने के पानी का, ठीक है, छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव करने से, ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पे जो अम्ल है और ये सार है, ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करेंगे जिससे मृदा का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी सारता उसमें जो उदासीन हो जाएगा, दोनों कैसे हो जाएंगे, वो उदासीन हो जाएंगे। मृदा में उपस्थित अम्ल को उदासीन कर देता है। अगर मृदा अधिक क्षारीय है तो कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके, ठीक है, अम्ल मुक्त करते हैं, ठीक है, उसमें मिला दिया जाता है, ठीक है। तो अगर क्षारीय है तो कार्बनिक अम्लों का उपयोग करेंगे जिससे क्या हो जाएगी, उसकी क्षारीयता दूर हो जाएगी। मेन जो है वो ये है क्योंकि ये कैसे होते हैं, सारक होते हैं, ठीक है, और ये सारक क्या करते हैं, अम्लता को दूर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है पौधे जो होते हैं, वो पेड़ पौधे जो होते हैं वो संवेदनशील होते हैं, और संवेदनशील से क्या होते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रेस जो प्रास होती है पीएच की, वहां से ये ग्रो करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपनी बॉडी जो है वो 7 से 7.8 पीएच पे क्या करती है, ग्रो करती है। फिर है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है कि प्रदूषण के कारण जो SO2 और NO2 जो होती है वो अगर ज्यादा बढ़ जाती है और वो वायुमंडल में जाके जब जल वाष्प से अभिक्रिया करके H2SO4 HNO3 बनते हैं और वो बरसात के साथ में नीचे आते हैं, तो उसी बरसात को कौन सी बरसात बोलते हैं अपन, अम्लीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। और ये जमीन पे आते ही, ठीक है, ये जलाशयों में जाते हैं, यानी जल स्रोतों के अंदर जाएंगे, जल स्रोतों के अंदर ऐसा पानी जो होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जल स्रोतों की जो अम्लता पीएच जो होगी, पीएच का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, यानी वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अम्लीय हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पे जो जीव जंतु है वो वहां पे ग्रो नहीं करेंगे, या तो दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे, ठीक है, या फिर वो मर जाएंगे। नेक्स्ट है कारखानों से निकलने वाले वायुमंडल, ठीक है, अनेक अम्ल होते हैं। जैसे कारखाने से कई सारे जो जल निकलता है, ठीक है, वो नदियों और झीलों के अंदर जब जाता है तो प्रदूषित करता है उसको। उपस्थिति में अम्लों को उदासीन करने के लिए इसमें कुछ क्षारीय पदार्थों को मिलाया जाता है, ठीक है, जिससे उसकी अम्लता दूर है और जिससे जलाशयों का पीएच जो है वो मेंटेन रहे। दूसरा है हमारी उदर में भोजन। देखो उदर के अंदर क्या है, आमाशय में अपच के कारण, ठीक है, जो है वो HCl का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है और जिससे होती है एसिडिटी। क्या होती है, एसिडिटी होती है। एसिडिटी से जो है उसको कम करने के लिए अपन यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जिसको प्रति अम्ल बोलते हैं।
प्रति अम्ल बोलते हैं। ठीक है, यानी ये इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी है, क्षारीय। ठीक है, और ये क्षारीय है। ठीक है, जो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके आपको क्या देगा, उदासीन लवण बना देता है, उदासीन लवण बना देता है। ठीक है, और आपकी एसिडिटी जो हो गई वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। एसिडिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है वो आमाशय के अंदर क्या हुआ, अपच के कारण, ठीक है, HCl जो है वो ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन हो जाता है और जिससे जो होती है वो एसिडिटी की शिकायत होती है। इस एसिडिटी को कम करने के लिए एक दवाई आती है जिसको एंटासिड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूसरे भी बहुत सारी आती है। ठीक है, लेकिन अपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका एग्जांपल चल रहा है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, ठीक है, वो उसको लिया जाता है और वो क्या होता है, प्रति अम्ल होता है, यानी क्षारीय होता है। पेट में अम्ल है, बाहर से लिया क्षार, अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं, उदासीन लवण बना देते हैं, यानी पेट की अम्लता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारे उधर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl कहा जाता है उत्पन्न करता है। अपच की स्थिति में उदर द्वारा अत्यधिक मात्रा में अम्ल को उत्पन्न किया जाता है, जिससे पेट में क्या होती है, जलन एवं दर्द होता है। ठीक है, इसे मुक्त होने के लिए सारक, सारक मतलब वही MgOH जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, प्रति अम्ल के रूप में इसको यूज किया जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ये दुर्बल सारक है, क्या उपयोग किया जाता है, प्रति अम्ल अधिक आवश्यकता से अधिक अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, उसको उदासीन कर देगा। नेक्स्ट है दंतशय। दंतशय में क्या होता है, देखो भोजन के कण जो होते हैं, भोजन के कण वो चिपक जाते हैं कहां पे, दांत के बीच में, दांतों के बीच फंस जाते हैं। जब अपन लंबे समय तक जब ब्रश नहीं करते हैं, दांतों की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये जो फंसा हुआ जो भोजन है, ठीक है, ये फिर बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणुओं द्वारा सड़ाया जाता है, सड़ाया जाता है। ठीक है, और जिससे अम्ल उत्पन्न होता है, अम्ल उत्पन्न होता है। और ये अम्ल जो होता है वो दंतों की जो इनेमल लेयर है, इनेमल परत को डिकम्पोज करता है या गला देता है, गला देता है। ठीक है, और जिससे बनती है क्या, कैविटी, कैविटी, यानी दांत जो हो गए वो क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, इन दांतों के अंदर क्या बन गई, कैविटी बन जाती है। ठीक है, तो भोजन के कण दांतों के बीच में फंस गए, और भोजन के कण जब दांतों के बीच में फंस जाते हैं तो मुंह के अंदर जो जीवाणु हैं वो उनको सड़ाते हैं, और सड़ने से क्या बनता है, अम्ल बनता है। और वही अम्ल जो होता है धीरे 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 जब अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पीएच की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। और पीएच की वैल्यू कितनी कम हो जाती है, 5.5 से नीचे हो जाती है। ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात पूछ सकते हैं कि दांत कब सड़ते हैं, तो जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो दंतशय आरंभ होता है। ठीक है, दंतशय आरंभ होगा, दांत सड़ना आरंभ होगा। बैक्टीरिया जो होंगे वो क्या करेंगे, मुंह के अंदर ग्रो करेंगे और उनको भोजन को क्या करेंगे, जो फंसे हुए जो भोजन के कण है दांतों के बीच में, वहां पे उनको सड़ाने का कार्य करते रहेंगे। और अम्ल जैसे जैसे बनता रहेगा, पीएच जो होती है उसका मान जो होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, फिर ये अम्ल देखो, दांत जो है उसके ऊपर जो सबसे मजबूत जो लेयर होती है वो होती है इनेमल की लेयर होती है, वो काफी मजबूत होती है। ठीक है, कहते हैं कि अपने बॉडी के अंदर सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो इनेमल है। ठीक है, इन दांतों के जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। उस अम्ल, जो अम्ल ऐसा बना है वो अम्ल इस इनेमल लेयर को ही क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है, उसको ही धीरे 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 उसका क्षय कर लेगा। ठीक है, क्षय होने के बाद में धीरे धीरे उस दांतों के बीच में क्या बन जाती है, कैविटी बन जाती है। तब अपन कहते हैं कि दांत क्या हो गए, खराब हो गए। चलो ये बात तो हुई दांत खराब होने की। अच्छा, बचा कैसे जा सके इससे, तो सीधी सी बात है, दांतों की समय समय पे क्या करनी है, अपने को सफाई करनी है। दिन में 2 बार ब्रश कीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो भोजन जो कण है, यानी जो ब्रश करने का जो तरीका है वो ये है कि जब भी आप भोजन खाते हो उसके बाद में, भोजन करने के बाद में सोते वक्त जरूर ब्रश करना चाहिए। क्योंकि भोजन करने के बाद में जो अपन रात को ब्रश नहीं करते हैं, लेकिन रात को ब्रश करना चाहिए ताकि क्या हो, जो भोजन के कण जो फंसे हुए हैं वो दांतों में से निकल जाए। ठीक है,
तो वहां से जब वो निकल जाएंगे तब आपके दांत का क्षय नहीं होगा। पहली चीज तो अपन ने उसको जहां से जो कारण था वो मेन उसको ही रोक दिया, ठीक है। लेकिन अपन जो पढ़ रहे हैं वो भोजन का पीएच की वैल्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दूसरी चीज अपन यूज करते हैं वो होता है पेस्ट, ठीक है। पेस्ट का यूज कीजिए, ठीक है। दंत मंजन जो है वो आते हैं, पेस्ट आते हैं, उनका यूज कीजिए क्योंकि उसकी प्रकृति होती है सारिया। अब आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि भाई दांत के अंदर जो बने हैं वो है अम्ल, पेस्ट कर रहे हैं वो क्या है अपना सार, और अम्ल और सार दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तब क्या बना देंगे, वो लवण का निर्माण कर देंगे, यानी मुंह का पीएच वापस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लेवल में आ जाएगा या बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पेस्ट करने से क्या होगा कि पेस्ट का जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, सारीय होती है, ठीक है। तो देखो मुंह का पीएच का मान, ठीक है, जब 5.5 से कम होने पर क्षय आरंभ होता है, यानी डिकम्पोजिशन उसका आरंभ होगा। मुंह में अपशिष्ट पदार्थ शर्करा खाद्य पदार्थ का बैक्टीरिया द्वारा निम्नीकरण किया जाता है, यानी उसको सड़ाया जाता है, सड़ाना, और सड़ाने से क्या बनता है, अम्ल उत्पन्न होता है। ध्यान रखना क्या बनता है, अम्ल बनता है। अम्ल दांतों की इनेमल लेयर होती है जो सबसे हार्डेस्ट लेयर है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है जो संसारित हो जाता है यानी सड़ जाता है। क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, सड़ जाता है, और जिससे क्या बन जाती है, उसमें कैविटी बन जाती है। दांतों में क्या बन जाती है, धीरे धीरे कैविटी बन जाती है। फिर इसका उपचार जो है वो ये है कि सामान्यतः दंत मंजन इस्तेमाल कीजिए, और इसका प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, सारीय होती है, जो उपयोग द्वारा अम्ल को अधिकाधिक मात्रा को उदासीन करके दंत क्षय को रोकता है। तो ब्रश करने से ब्रश की प्रकृति जो होती है, पेस्ट जो होता है, पेस्ट की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, सारीय होती है, जिससे मुंह का पीएच क्या आ जाता है, वापस लेवल के अंदर आ जाता है, और क्योंकि उदासीन लवण के बनने के कारण। तो ये है पीएच के उपयोग। नेक्स्ट है मधुमक्खी। इसका भी आपको पहले बता चुके, मधुमक्खी का डंक जो होता है उसके अंदर एक अम्ल मिलता है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला COOH होता है, इसी को बोला जाता है क्या, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल भी बोला जाता है, मेथेनोइक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल आए या मेथेनोइक अम्ल आए, दोनों ही कैसे हैं, एक ही है, दोनों ही कैसे हैं, एक ही है, ठीक है। जब मधुमक्खी जब काटती है तो उसके डंक के अंदर एक केमिकल होता है, एसिड होता है, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड। जब ये मधुमक्खी किसी जगह पे, जिस जगह पे काटती है उस जगह पे वो एसिड फिर जैसे ही काटेगी उस एसिड जो होगा हमारे त्वचा के अंदर वो प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने से, ठीक है, वहां पे उस जगह पे एक तो दर्द होता है और वहां पे बहुत सारी क्या होती है, जलन होती है, ठीक है। तो जलन होती है तो सीधी सी बात है, क्या गया अंदर, अम्ल गया है, क्या गया है, अम्ल गया है, ठीक है। काटने पर अम्ल शरीर के में छोड़ने के कारण, ठीक है, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। अब सीधी सी बात है, जब इसको किया तो अम्ल है, तो अम्ल को खत्म करने के लिए अपने को जरूरत पड़ती है सार की। लेकिन सार जो होता है, कई लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वहां पे लगा देते हैं, जो जंग आता है, ठीक है, जिनको जंग जो होता है वो उसको उतार के वो फिर उस जगह पे लगाते हैं। लेकिन जंग लगाना ये जो है वो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि उससे बीमारी होने का क्या होता है, खतरा होता है, ठीक है। जब अपने लोहे की लगती है तब आप टिटनेस का इंजेक्शन लेने जाते हैं, ठीक है। तो अपन उल्टा क्या कर रहे हैं, उसी जंग को अपन वहां पे लगा रहे हैं। तो जंग को नहीं लगाना है, जंग की जगह आपको लगाना क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसको बोला जाता है NaSCO3, जिसको बोला जाता है बेकिंग सोडा। क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा, ठीक है, इसको लगाया जाता है। यहां पे लगा दो आप ZnCO3, जिंक कार्बोनेट को लगा सकते हो, जिसको कैलामाइन बोलते हैं, कैलामाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दुर्बल सार होते हैं, मतलब इतने ज्यादा सार नहीं होते ये, ठीक है, और ये आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो। आप जिस जगह पे वो काटा गया उसका पेस्ट बना के यहाँ पे लगाओगे तो सीधी सी बात है, ये सार है
ठीक है, और ऊपर अम्ल है, तो सार और अम्ल दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण कर देंगे, और जिससे क्या होगा, आपका दर्द जो होगा, जलन जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था पीएच का यूज। नेक्स्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर या सूचक जो है वो वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल या सार की उपस्थिति में अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो अम्ल एवं सार की उपस्थिति में अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अपने रंग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। सूचक रंग को परिवर्तित करने वाला विलयन पीएच में परिवर्तन को दर्शा रहे हैं। सूचकों द्वारा, ठीक है, प्रयोग किसी विलयन की प्रकृति अम्लीय है, सारीय है या उदासीन है, इससे ज्ञात हो सकता है। इसके लिए लेते हैं अपन सबसे जो है वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है लाइकेन से। इससे प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। ठीक है, लाइकेन जो है वो क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, सजीवन है किसका, कवक प्लस शैवाल का। ठीक है, इससे बनाया जाता है लिटमस पेपर। ठीक है, और बहुत सारे हैं लिटमस पेपर, दो तरह के आते हैं, एक तो नीला आता है, एक लाल आता है, दो तरह के, नीला और लाल। इंडिकेटर अपन घर पे भी बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं, बना भी सकते हैं। जैसे गुड़हल का फूल है, उसके पुष्प को आप लीजिए और पेपर पे किसी पे रगड़ दीजिए उसके जूस को। ठीक है, और सूखने के बाद में उसको ऐसे ही पड़ा देने दीजिए, तो जो वायलेट कलर का हो जाएगा। जैसे ही आप उस पे अम्ल डालते हो, उसका कलर जो होगा वो परिवर्तित हो जाता है। तो आप घर पे भी ये बना सकते हो। ठीक है, लिटमस पेपर से, और अम्ल टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अम्ल सार सूचक जो होते हैं वो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं। ये दुर्बल कार्बनिक अम्ल या फिर दुर्बल कार्बनिक सारक होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे फिनोप्थिलीन है, एक दुर्बल कार्बनिक क्या है, ये अम्ल है। फिनोप्थिलीन भी आता है, ये संश्लेषित है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज जो है वो दुर्बल कार्बनिक सार है। ठीक है, जैसे हल्दी है, प्राकृतिक में, नेचुरल में हल्दी को यूज में लेते, ये भी इंडिकेटर है। ठीक है, उसमें बाद में वेनिला भी आता है। ठीक है, ऑनियन, प्याज। ठीक है, ये ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं, प्याज और ये। ठीक है, ऑयल फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि जिसमें सुगंध जो होगी वो गायब हो जाएगी, सुगंध जो होगी वो चेंज हो जाती है, वो ऑयल फैक्ट्री या गंधीय सूचक कहते हैं। ये गंधीय सूचक है। कैसे होते हैं ये, गंधीय सूचक होते हैं, गंधीय सूचक है। ठीक है, ये क्या होते हैं, गंधीय सूचक होते हैं। ठीक है, जो अपने खुशबू को बदल देते हैं अम्ल और सार की उपस्थिति में। हल्दी जो है, आप हल्दी का लीजिए और उस पर जब साबुन लगाते हैं अपन, ठीक है, एक कपड़े पे थोड़ा सा हल्दी का दाग हो जाएगा, व्हाइट कपड़े पे। ठीक है, और जैसे उस पर साबुन लगाएंगे उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो भी क्या कर रहा है, यहाँ पे हल्दी भी क्या कर रही है, इंडिकेटर दे रही है। ठीक है, लिटमस पेपर भी है, लिटमस पेपर लाइकेन से मिलता है। ठीक है, उसके अलावा फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज को क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। तो सूचक वे होते हैं जो अम्ल सार की उपस्थिति में अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं। ये कुछ सूचक है। ठीक है, लिटमस पेपर आपको ये जो प्रास दे रखी है। ठीक है, लिटमस जो है सार में कैसा हो जाएगा, लाल जो होगा वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाता है। ठीक है, लाल नीला हो जाएगा। ठीक है, और अम्लीय में जो होगा नीला लाल हो जाएगा। नीला किस में हो जाएगा, लाल में परिवर्तित हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज में सारीय माध्यम कैसा कलर देता है, पीला। अम्लीय माध्यम में कैसा देता है, लाल। फिनोप्थिलीन कैसा देता है, गुलाबी। ठीक है, पिंक देता है। और ये कैसा देता है, अम्ल में कलर रंगीन होता है, मतलब अम्ल में कोई कलर नहीं देता है। फिर आता है बप्पर विलयन। बप्पर विलयन क्या होता है, इनको ऐसा विलयन
जो क्या होगा, तनु मात्रा में अगर उसमें थोड़ी सी मात्रा में अम्ल सार और मिला दिया जाए, लेकिन तो भी वो क्या होगा, उसका पीएच वैल्यू जो होती है वो फिक्स रहती है, बदलती नहीं है। ऐसे विलयन को बफर विलयन कहा जाता है, जिसकी पीएच क्या होती है, नियत रहती है, अपरिवर्तित रहती है, वो बफर विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो जिसका पीएच तनु अथवा अम्ल सार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने के बाद में भी अपरिवर्तित रहता है, वो बफर विलयन कहलाता है, जिसका पीएच जो होता है बदलता नहीं है। बफर विलयन के लिए इसको कुछ विलयन बनाए जाते हैं। जैसे इसका उपयोग क्यों किया जाता है बफर विलयन की, जैसे सपोज मान लो कोई सारे एक्सपेरिमेंट करने में कि पीएच उसकी बदले नहीं, तब इनको मिलाया जाता है। और दूसरी चीज जो है, जैसे अपने अंदर ही देखे तो ब्लड का पीएच फिक्स रहता है, तो वो कम ज्यादा ना हो, ठीक है, तब भी उसमें कोई जब बीमारी होती है तो कम ज्यादा हो सकता है, तब इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, तो उसमें भी ये काम में लिए जाते हैं। अम्लीय जो बफर विलयन है वो आता है एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट, इनको मिलाया, इनका मिश्रण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, और पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड HCl, पोटेशियम साइनाइड KCl, ठीक है, इनको मिलाया जाता है। सोडियम एसीटेट, ठीक है, CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट है। ठीक है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद में आप देखो बोरिक अम्ल, बोरेक्स मिश्रण अम्लीय बफर विलयन के उदाहरण है। उसके बाद में सारीय विलयन जो होता है, सारीय बफर विलयन में किसको यूज करते हैं, इसमें परबल अम्ल, ठीक है, के साथ में लवण का सामान्य मात्रा का मिश्रण सारीय बफर विलयन कहलाता है। लवण लेंगे कौन सा, जो दुर्बल सारक, ठीक है, दुर्बल सारक जो होते हैं उसमें क्या हो गए कि जो परबल अम्लीय है उसके साथ में लवण की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, और क्या बनाया, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है NH4OH होता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट NH4Na2 NO3, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, ये जो है वो सारी बफर विलयन होते हैं। ठीक है, ये क्या है, दोनों सारी बफर विलयन होते हैं। तो बफर विलयन वे होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, नियत रहती है, जिनमें थोड़ी सी मात्रा में अगर अम्ल सार और भी मिला दिया जाए तो उनकी पीएच क्या रहेगी, नियत ही रहेगी। अब है ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन गैस है, O2 से लिखा जाता है इसको। ठीक है, अगर देखो O2 जो है वो हमेशा ये इस कॉम्बिनेशन में ये मिलती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ ये P ब्लॉक का सदस्य है। किस कौन से ब्लॉक में आता है, P ब्लॉक में आता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे तो 1s2 2s2, ठीक है, और 2p जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसमें टोटल जो नंबर रहते हैं वो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, इसका मास जो होता है वो द्रव्यमान संख्या जो होती है उसकी 16 होती है। ठीक है, तो 2 और कितने रहते हैं, फिर इसका अगर देखें तो पहले में 2 रहेंगे, दूसरे में कितने रहते हैं, 6 रहते हैं। ठीक है, तो 2 और इधर कितने आ जाएंगे, 4, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में जा रहा है, P ब्लॉक में, तो इसका मतलब ये P ब्लॉक का क्या है, सदस्य होता है। 16वें वर्ग में आता है। ठीक है, जब 16वां वर्ग होता है, 17वां जो है हेलोजन परिवार है, 18वां जो है वो उत्कर्ष गैस है, और 16वां जो है वो ऑक्सीजन वाला होता है। इसकी संयोजकता 2 है, आप देख सकते हो, इसको बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसकी संयोजकता जो होती है वो -2 होती है, यानी ये जो है -2 होता है। ऑक्साइड क्या होता है, ये ऑक्साइड है। ठीक है, यानी इसकी संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, इसकी 16 होती है। प्रकृति में ऑक्सीजन जो है ये वायुमंडल में अगर दृष्टि से देखें तो इसकी प्रतिशत जो है वो कितनी है, 21% ऑक्सीजन मिलती है। संयुक्त अवस्था में इसका भार जो होता है जल के साथ में कितना होता है, 89 होता है। ठीक है, धरातल में ये कितना है, 50% है। ठीक है, जंतु वनस्पति में कितना आता है, ये 50 से 70% इसमें ऑक्सीजन होती है। अगर अपन ऑक्सीजन की प्राप्ति बात करें तो ऑक्सीजन को प्राप्त करने की दृष्टि से एक तो द्विक परमाणु है। द्विक परमाणु मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो O2 में, इसकी एटमोसिटी जो होती है, परमाणुकता होती है वो 2 होती है। परमाणुकता कितनी है इसकी, 2 है। ठीक है, 3 वाला भी होता है, वो होता है ओजोन, O3, इसको बोला जाता है ओजोन। कौन सा होता है, ये ओजोन है। प्रयोगशाला में इसको बनाया भी जाता है। इसकी 2 विधियां है, एक तो होती है गर्म विधि और दूसरी जो होती है वो होती है ठंडी विधि, ठंडी विधि। ठीक है, तो देखो 2 विधियां है, गर्म विधि भी है, ठंडी विधि भी है। इसका P ब्लॉक में आता है ये। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है इसका 8 है। 8 क्या है इसका परमाणु क्रमांक है।
परमाणु क्रमांक है। ठीक है, संयोजकता 8 परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर 8, प्रोटॉन भी कितने होते हैं इसके अंदर 8, न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं इसके अंदर 8। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान इसका कितना है 16, द्रव्यमान कितना है इसका 16 है। ठीक है, संयोजकता इसकी कितनी है, संयोजकता जो है वो इसकी कितनी है 2, संयोजकता कितनी है इसकी 2 होती है। ठीक है, और दूसरी चीज ऑक्सीजन की कितने प्रतिशत वायुमंडल में मिलता है, ये 21% मिलता है। ठीक है, द्वीप परमाणु होता है, परमाणुकता 2 होती है, 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। बनाने की 2 विधियां, गर्म विधि और ठंडी विधि। नेक्स्ट है ऑक्सीजन जो है गर्म विधि से कैसे प्राप्त करेंगे अपने, या तो KMnO4 ले लो, पोटेशियम परमैंगनेट, या पोटेशियम जो ले लो, क्लोरेट ले लो, PbNO3 ले लो, लेड नाइट्रेट ले लो, आदि में ऑक्सीजन की उच्च प्रतिशतता होती है। इन यौगिकों को ताप द्वारा अपघटित किया जाता है, यानी ताप देके उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, और जिससे ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। जैसे सपोज मान लो ये है पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट को क्या करेंगे अपन ने गर्म किया। ठीक है, इसको क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो क्या बनता है KCl, यानी पोटेशियम जो बनेगा ये क्लोराइड बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, और क्या बनती है ये 3 ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे बनती है। इसी तरह से अपन ले सकते हैं Pb, जैसे ऊपर आया PbNO3, PbNO3। ठीक है, ये 2 होता है। PbNO3 2, इसको किया जाता है गर्म। ठीक है, गर्म करने पर PbO बनता है। ठीक है, क्या बनेगा PbO बनेगा, प्लस जो बनता है वो है NO2। ठीक है, और प्लस निकलती है इसके अंदर ऑक्सीजन। ठीक है, अब बैलेंस इसको कर सकते हैं अपन, ये 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये जो है वो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर निकलती है। इसको भी गर्म विधि द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, बनाया जाता है। अभिकार में क्रिया कारकों को गर्म किया जाता है, अतः इसके गर्म विधि कहते हैं। दूसरी ऑक्सीजन की ठंडी विधि, इसमें जो है सोडियम परऑक्साइड, जिसको बोला जाता है Na2O2। ठीक है, इसको वाटर के साथ में जल से अभिक्रिया करवाने पे क्या बनता है, एक तो NaOH बनता है और प्लस क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, इसमें गर्म नहीं करते हैं इसलिए इसको ठंडी विधि कहा जाता है। तो इसमें गर्म नहीं कर रहे इसलिए इसको क्या बोला गया है, ठंडी विधि बोला गया है। तो गर्म विधि के अंदर क्या करते हैं, गर्म करके ऑक्सीजन को प्राप्त किया जाता है। ठंडी विधि में ठंडा करके, मतलब ठंडाई जो होता है उससे गर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी कहलाती है, ठंडी विधि कहलाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का औद्योगिक निर्माण जो है जल विद्युती द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, यानी पानी के अणु को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, अम्लीय कर्त लेकर। ठीक है, जिसको हाफ में वोल्टामीटर भी कहते हैं, में क्या किया जाता है, अम्लीकृत जल को लेकर अम्लीकृत किया जाता है थोड़ा जल को। ठीक है, और विद्युत धारा इसमें क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। तो एनोड पे एक आयतन देखो 2H2O। ठीक है, और यहाँ पे जल को इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाता है H2 प्लस क्या बन जाती है O2। ठीक है, अब देखो ये जो इकट्ठा होगा ये O2 माइनस पे होता है, तो ये तो इकट्ठा कहाँ पे होता है, एनोड पे। ऑक्सीजन कहाँ पे इकट्ठा होती है, एनोड पे। और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कहाँ पे इकट्ठी होती है, कैथोड पे। ठीक है, क्योंकि ये प्लस वाला होता है और ये माइनस वाला होता है, तो एनोड प्लस है और ये कैथोड यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि वो जहाँ पे टर्मिनल होंगे उनके इलेक्ट्रोड होंगे वहां पे ये इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो 2 आयतन तो निकलती है हाइड्रोजन की, तो 2 अणु तो निकलते हैं हाइड्रोजन गैस के, और 1 अणु निकलता है किसका, ऑक्सीजन का, वो एनोड पे निकलता है। अब एक कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड जो है, ठीक है, कार्बन के 3 प्रकार के ऑक्साइड आते हैं। एक तो होता है कार्बन सब ऑक्साइड होता है जिसको C3O2 होता है। ठीक है, 1 2 3 कार्बन होते हैं, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन और यहाँ पे भी क्या आ गई, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से ये बना हुआ होता है। अब है मेलानिक अम्ल फॉस्फेट पेंटाऑक्साइड से क्रिया करके निर्जलीकरण द्वारा रंगीन गैस के रूप में कार्बन सब क्या निकलती है, ऑक्साइड देता है। ठीक है, मेलानिक अम्ल और फॉस्फेट पेंटाऑक्साइड की क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन सब ऑक्साइड बनता है। ये रंगीन होता है।
तीव्र गंध युक्त होता है, विषैली गैस है ये कैसी होती है, विषैली गैस होती है। ये वायु के साथ में धूम युक्त नीली ज्वाला के साथ में जलती है, धूम निकलती है, धुआं निकलता है, ठीक है, और धूम युक्त होती है और नीली ज्वाला के साथ में ये क्या होती है, जलती है। जलने पर ये भी क्या देती है, CO2 गैस देती है। कौन सी गैस देती है, यहाँ पे CO2 गैस देती है, ठीक है, CO2 गैस देती है। ये जल के साथ में संयोजन करने पुनः मेलानिक अम्ल बन जाता है। अगर जल इसमें मिलाने पे वापस क्या बन जाता है, मेलानिक अम्ल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो ऑक्सीजन जो है वो विद्युत औद्योगिक निर्माण के द्वारा भी अपन इसमें निर्माण कर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन वोल्टामीटर के अंदर इसको अम्लीकर जल को डाला जाता है, फिर क्या किया जाता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पे, ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लगते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन लगा, ठीक है, इधर भी इलेक्ट्रॉन लगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको या इस तरह से नीचे से इलेक्ट्रॉन को फिट किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन को फिट किया जाता है। ऊपर से क्या डाली जाती है, इसमें टेस्ट ट्यूब डाली जाती है, और इधर से भी क्या डाल दी है, टेस्ट ट्यूब डाल दी है, ठीक है। यहां से फिर वही प्लस और ये माइनस इसको लेके, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। ये तो हो गया प्लस वाला एनोड, ठीक है, और ये हो गया अपने पास में कैथोड, ठीक है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे जो परत नली के अंदर यहाँ पे जो गैस इकट्ठा होगी प्लस वाले पे, वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो यहाँ पे बनती है, ये ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन जो होगी वो यहाँ पे निकलेगी। तो इस पे ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल होती है, इस पे हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट है दूसरा जो ऑक्साइड है, इसको बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोला जाता है इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस होता है बहुत ही, ठीक है, क्योंकि अगर सपोज मान लो आपने अगर बंद कमरे में अगर अपूर्ण दहन होता है, जब भी कार्बन का अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ये पॉइजनस है, अगर व्यक्ति अगर लंबे समय तक इसको लेता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो तभी कहा जाता है कि बंद कमरे में कभी भी अंगीठी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में जब अंगीठी जलाते हैं या सिगड़ी जलाते हैं तो क्या होगा, जब कोयला जलता है तो जब शुरुआत के अंदर जब ऑक्सीजन सफिशिएंट होती है तब तो वो CO2 गैस बनाता है, लेकिन जब सफिशिएंट ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती है तब वो CO2 की जगह क्या बना देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन अथवा कार्बन युक्त ईंधन को सीमित मात्रा में या अपूर्ण दहन से के कारण ये प्राप्त होता है। किसके कारण प्राप्त होता है, अपूर्ण दहन में, ठीक है। प्रयोगशाला विधि में फॉर्मिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है 373 से 1111 केल्विन से तक, तो क्या बनता है, ये CO गैस बनती है, ठीक है। ये भारी धातुओं के ऑक्साइड को अपचित करने में इसका उपयोग जो होता है वो अपचित करने में इसको काम में लिया जाता है। जैसे सपोज मान लो अपने पास में ZnO है, ठीक है, ये ऑक्साइड होता है। जब धातु निष्कर्षण होता है तब ये जो होता है इसके सल्फाइड के ओर होते हैं, ठीक है, कार्बोनेट के भी होते हैं, सल्फाइड के भी ओर होते हैं। तो सल्फर जब भी हटाते हैं या कार्बोनेट जब भी हटाते हैं तो कार्बोनेट की जगह जब हटाते हैं तो भी क्या आ जाती है, इसमें ऑक्सीजन आ जाती है। तो ऑक्सीजन आने पे इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से करवा दी जाती है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, ये हटाया जाता है और क्या बनती है, CO2 बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हटाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन हट रही है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, इसको जुड़ रही है, तो ये अपचित होकर, ठीक है, कार्बन से अपचित होकर CO बनाता है। भारी धातुओं के ऑक्साइड भी कार्बन से अपचित हो जाते हैं, यानी यहाँ पे ये जो ऑक्साइड जो है वो क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया है, अपचयन होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे किसका कार्य करता है, इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन है और विषैली गैस है। जल में अल्प विलय होती है। वायु सामान्य से वायु से कैसी होती है, थोड़ी सी भारी है। ज्वलनशील गैस है परंतु जलने में सहायक नहीं है, ठीक है। वायु तथा ऑक्सीजन में हल्की नीली ज्वाला के साथ में ये जलती है। भाप अंगार गैस में, इसमें क्या होता है, जल गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्या हाइड्रोजन गैस को मिलाई जाती है, इसको भाप अंगार क्या किया जाता है, गैस कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस,
इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्या बनाई जाती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाप अंगार गैस क्या होती है, प्रोड्यूसर गैस क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस है। भाप अंगार गैस जो है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्या मिलाई जाती है, हाइड्रोजन मिलाई जाती है। ये अच्छा अपचायक है। अपचायक यानी खुद का क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है, इसलिए कैसा ये अपचायक होता है। ये धातु ऑक्साइड को अपचयन करने में मदद करता है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया। ये क्लोरीन गैस से अधिक क्रिया करके फॉस्जीन बनाता है, जो बहुत ही हार्मफुल है। फॉस्जीन आपको क्लोरोफॉर्म में भी बनी थी फॉस्जीन गैस। ठीक है, जब क्लोरोफॉर्म को जब वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो वो क्या हो जाता है, और जिसमें जो होता है वो क्या बनती है, क्लोरीन फॉस्जीन गैस बनती है वायु की उपस्थिति में। ठीक है, और ये बहुत ही विषैली होती है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें नामक विषैली गैस जो का है वो फॉस्जीन का निर्माण होता है क्लोरीन से अभिक्रिया करवाने पर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन अगर क्लोरीन से हो रही है तो सीधी सी बात है, देखो इसका फॉस्जीन का फॉर्मूला COCl2 है, COCl2 है। धातु से मिलकर ये धात्विक कार्बोनिल बनाते हैं। ठीक है, धातु के साथ में एक कार्बोनिल बनाएंगे। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, विषैली गैस होती है, स्वादहीन होती है, रंगीन होती है। ठीक है, गंधहीन होती है, जल में अल्प विलय होती है। ठीक है, भारी होती है, ऑक्सीजन से वायु या ऑक्सीजन से हल्की नीली ज्वाला के साथ में क्या होती है, जलती है। भाप अंगार गैस कौन सी है, CO प्लस हाइड्रोजन गैस है, और प्रोड्यूसर गैस कौन सी है, CO प्लस नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सब जने जानते हैं इसका प्रतिशत वायुमंडल में कितना, 0.03% है। श्वसन पौधों में अपक्षयकरण किण्वन के द्वारा। ठीक है, दूसरा है कार्बनिक पदार्थों को कोल को पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली गैसें हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में जब इसको गर्म किया जाता है केल्विन पे 1100 केल्विन पे अपघटन किया जाता है तो ग्लूकोज से भी ये बनती है, और ग्लूकोज के किण्वन से भी क्या बनती है, ये CO2 गैस बनती है। ठीक है, तो श्वसन से बनती है, किण्वन से बनती है, जिनको अपन ने पढ़ चुके। रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसें है ये। वायु की तुलना में इसका जो होता है वो कितनी भारी होती है, ये 1.5 गुना भारी होती है। जल में अल्प विलय है, परंतु उच्च दाब पे ये अधिक विलय हो जाती है। ठीक है, अविषैली गैस है, परंतु O2 की कमी में अगर CO2 अधिक हो जाए तो ये प्राणघातक हो सकती है। ठीक है, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, शुष्क बर्फ यानी ठोस लगाना बहुत जरूरी है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस इसको कहा जाता है, ड्राई आइस। ठीक है, किसको, सॉलिड CO2 को, सॉलिड CO2 को क्या बोला जाता है, ड्राई आइस बोला जाता है, जो धुआं प्रोड्यूस करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, कृत्रिम जो धुआं मिलता है ना वो। CO2 अम्लीय प्रकृति का है होता है, अतः नीले लिटमस को ये क्या कर देता है, लाल कर देता है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के पानी को क्या कर लेगा, लंबे समय तक अगर CO2 गैस का प्रवाहित की जाती है तो चूने का पानी जो होता है वो कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है, और दूधिया जो होता है वो होता है CaOH2। ठीक है, और क्या बन जाता है, इसमें CO2 जब प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो CaCO3 प्लस H2O बनता है, CaCO3 बनता है, और इसका कलर कैसा होता है, दूधिया होता है। ठीक है, आग बुझाने में भी CO2 काम में लेते हैं, आग बुझाने यंत्र में। वायुमंडल में CO2 की अधिकता तापमान होता है, CO2 वही अधिकता तापमान, यानी ये क्या आ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, CO2 है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन ऑक्साइड जो होते हैं वो कार्बन के अपने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज जो है पीएच के बारे में पढ़ा अपन ने। ठीक है, पीएच की वैल्यू क्या होती है, कैसे अपन किसी का पीएच पता लगा सकते हैं। ठीक है, किसका कितना पीएच होता है। उसके बाद में अपन ने कुछ ऑक्साइड पढ़े। ठीक है, पीएच स्केल जो है वो स्केल है जो क्या करती है, लॉगरिथम को मेजर करती है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। उसके बाद में है अम्ल, जिसमें याद रखना अपने को ये कौन कौन से जो है वो एसिड जो पीएच है, किसकी कितनी पीएच होती है। उसके बाद में पीएच के लिए संवेदनशील बताया आपको। ठीक है, सूचक के बारे में बताया, अम्लीय सार जो होते हैं। ठीक है, लाइकेन लिटमस पेपर से मिलता है। बफर विलियन है,
उसके बाद में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बारे में देखा कि ऑक्सीजन किस किस से प्राप्त होती है, ठंडी विधि, गर्म विधि, जल का विद्युत अपघटन द्वारा, ठीक है। उसके बाद में कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और दूसरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 है, ठीक है। आज की क्लास के अंदर इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।